थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आवाज बड़ा होगा। रुक जा भाई, तो यार तो लोफड़ों की तरह बात करता है तू भाई। इतनी आवाज बड़ी 70 है। चलो। हेलो, आवाज आई तुमको? अजीत। हाँ अरे जा भाई। हाँ हाँ ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत बेसिक तो बताया ही था। चलो फिर बता देता हूँ जितनी जरूरत है। और रही बात सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो आप करते रहें। ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद एक बार फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में आऊंगा। चलिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस सीरीज है। जैसा आप लोग जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से लिखते हैं, जहां पे हम लोग आई को आयोटा बोलते हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो लिखते रहे, नोट कर लें। जिसकी वैल्यू अंडर रूट -1 लोग कहते हैं, ठीक। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है कि आप आई स्क्वायर को -1, ठीक, ये माने वैल्यू। आई की वैल्यू अंडर रूट -1 थोड़ा अजीब लगती है। आई को आप आई ही समझें। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये न्यूटन की देन थी। निगेटिव का इतना पता होगा, इतना डीप में नहीं जाऊंगा। निगेटिव का स्क्वायर नहीं आता था, निगेटिव का रूट नहीं आता था निगेटिव नंबर का। तो उन्होंने -1 की जगह आई स्क्वायर लिखने को बोल दिया था। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि माइनस आई। आई की पावर 4 की वैल्यू +1। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक तो यही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ये हमारे बहुत काम आता है। दूसरा, आई की पावर 5 की वैल्यू, आई की पावर 4 इंटू आई तो आई की पावर 6 की वैल्यू आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4 1, आई स्क्वायर -1। तो इसका आंसर -1। आई की पावर 7 की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का आई। अच्छा, एक तो आई की पावर 4 1 होता है, और दूसरा क्या कि जब मैं आई की 4 सक्सेसिव पावर का सम निकालूंगा, आई आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4, तो वैल्यू आएगी 0। 1 से -1 गया, प्लस आई से माइनस आई गया। इवन आप आई स्क्वायर से लेकर आई की पावर 5 तक का सम देखो, -1 से +1, माइनस आई से +y। इवन आप आई क्यूब से लेकर आई की पावर 6 तक देखें तो माइनस आई से प्लस आई, 1 से -1। एक कॉन्सेप्ट ये, आई की पावर 4 1 होता है, और आई की कोई भी 4 सक्सेसिव पावर ली जाए, उनका सम भी ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। दो कॉन्सेप्ट नोट करें सभी लोग, पूरा नोट करते रहे। अब ये हमारी हेल्प कैसे करेगा? ये कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प कैसे करेगा? अच्छा, तो पहले आई के बारे में चर्चा हो रही, जो आई यहां पर आयोटा बोलते हैं। जैसे हमसे उसने क्वेश्चन कर दिया, ध्यान देना भाई। क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन कर दिया, समेशन ऑफ आई टेंडिंग टू 1 to 96, सॉरी, n टेंडिंग टू 1 to 96 और i की पावर n। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। जब i के टर्म में समेशन यूज करेगा तो इससे बेटर आपको ऑप्शन क्वेश्चन हैंडल करने को नहीं मिलेगा। देखे कैसे?
टेक्निक देखिएगा, 1 से लेकर 96 तक नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, नंबर ऑफ टर्म, इसका तो मतलब यही हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस 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 आई की पावर 96 तक। ठीक, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए, तो हम ये टेक्निक लगाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सक्सेसिव पावर चल रही है, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करें उनको 4 से डिवाइड किया करो। कितने टाइम गया, 2 टाइम डिविजिबल है, तो 8 आया, 1 रिमाइंडर आया 16, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आया, तो इसका सम 0 आएगा। कैसे, क्योंकि जो 96 है इसको हम लोग 4 सक्सेसिव पावर के सम में 24 टाइम्स लिख सकते हैं। मतलब आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब आई की पावर 4 एक सेट हो जाएगा, फिर आई की पावर 5 आई की पावर 6 आई की पावर 7 आई की पावर 8 दूसरा सेट हो जाएगा। इसी तरीके से 24 सेट हो जाएंगे, जिसमें से आई की 4 सक्सेसिव पावर का सम मिलेगा। और आई के 4 सक्सेसिव पावर का सम कितना होता है, 0, तो इसका सम 0 आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे कर देता 98, तो 98 यहां पे 18 बचता, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर 2 बचता। ध्यान देना, जब पता चला कि आई की 98 सक्सेसिव पावर हो गई, 97 और आई की पावर 98 सक्सेसिव पावर हो गई, इनका सम। तो हमको पता चल गया कि 4 की सक्सेसिव पावर का सम ये 24 टाइम होगा, 24 टाइम्स होगा। दो आखिरी वाले टर्म को छोड़ दें तो इन सबकी वैल्यू 0 आएगी। तो आई की पावर 97 आई की पावर 98 की वैल्यू निकाल लेना। अच्छा, इससे भी आसान तरीका, तो हम 2 टर्म हमारे फालतू बच रहे हैं ना, रिमाइंडर कितना आया, जितना रिमाइंडर आ जाए, तो अगर मैं पहले 2 टर्म को हटा दूं, फर्स्ट 2 टर्म को अलग कर लूं, तो फिर रिमेनिंग जो हमारे पास टर्म बचेंगे वो 24 टाइम्स 4 सक्सेसिव पावर का सम चलेगा, तो वो भी 0 आएगा। तो इसका आंसर हम लोग आई प्लस आई स्क्वायर लिख देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका आंसर आई -1 बोला जाएगा। शायद आप समझ चुके होंगे। टेक्निक समझ में आ गई क्या? आई की जब समेशन यूज करेगा तो हमें ये पता चल, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना भाई। आई की कभी भी 4 सक्सेसिव पावर का सम निकालना हो तो वो 0 ही आता है, ये हमने प्रैक्टिकल में देखा। तो जब भी आई में समेशन यूज कर दे n टेंडिंग टू 1 से लेकर कहीं तक, तो देखना नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको 4 से डिवाइड करना, देखना रिमाइंडर कितना बचा, जितना रिमाइंडर बचे पहले उतने टर्म का सम निकाल लेना। 2 रिमाइंडर बचा तो फर्स्ट 2 टर्म का सम जो होगा वही इसका आंसर होगा। शायद आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा शुभम, मेरी आवाज तुम तक आ रही कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो ये 2 चीजें याद रखना। अच्छा, इसका कहां पे यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। जैसे मान लो हमसे पूछ लेता कि कभी क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर देगा कि आई की पावर 907, इसकी वैल्यू कभी कभी निकालने को पड़ जाए। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आई की पावर बड़े बड़े क्वेश्चन में डालता है, वो सिर्फ इसकी वैल्यू पूछेगा, समेशन नहीं लगा रहा है। तो हमको जो सिखाया गया था कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ये टेक्निक ये टेक्निक यहां काम करेगी। जब आई की बहुत हायर पावर हो तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर भी 4 से डिवाइड करना।
907, 4 2 जा 8, कितना बचा 1, 0 आया करीब। 4 2 जा 8, 8 रिमाइंडर कितना आया 2, 7 नीचे आया, 4 6 24, 24 रिमाइंडर कितना आया 3। मतलब इस 907 को 907 को क्या हम लोग 4 इंटू 226 प्लस 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख देंगे। आई की जब भी हायर पावर हो, बहुत हाई एक्सपोनेंट हो, तो उसकी वैल्यू निकालने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। कौन सा तरीका है कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, जानते हैं? इसका हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, तो आई की पावर 4 1 होता है, इसका कैसे यूज करेंगे कि हायर पावर को 4 से डिवाइड, एग्जैक्टली कितने टाइम डिविजिबल है और रिमाइंडर कितना आया, 4 इंटू कितने टाइम डिविजिबल है प्लस रिमाइंडर। अच्छा, इसके दो पार्ट कर सकता हूं, प्लस है तो पावर अलग अलग कर सकता हूं, आई की पावर 4 इंटू दिस। अब आई की पावर 4 इंटू दिस को मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। जब 1 की पावर कुछ भी करूंगा तो 1 आएगा। और रही बात आई क्यूब की वैल्यू, तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख दूंगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर -i आएगा। तो दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे आयोटा के लिए कि जब आई की बहुत हायर पावर होगी तब मैं 4 से डिवाइड करूंगा और उसके एक्सपोनेंट को 4 इंटू नेचुरल नंबर प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखूंगा। फिर आई की पावर 4 वाला सेगमेंट प्लस आई की पावर जो रिमाइंडर आएगा उसका, या और आसान किए देता हूं, जितना रिमाइंडर आ जाए आई की पावर उतना ही आंसर हो जाएगा। जैसे हमसे कोई पूछता है आई की पावर 2017, टेंशन लेने नहीं, मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, जितना रिमाइंडर आएगा आई की पावर रिमाइंडर ही इसका आंसर हो जाएगा अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो। शायद समझ गए होगे, जो नए लोग हैं वो कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आई के फॉर्म में दो कॉन्सेप्ट हो गए आयोटा के टर्म में। अब जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई से लिखते हैं। आई को आयोटा बोलते हैं वेयर x एंड y ये दो के दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए। दो के दोनों रियल नंबर होते हैं। अच्छा, ऐसे लिख देगा, फिर हमसे एक टर्म यूज करेगा रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z को वो ऐसे डिनोट करता है आर ई ऑफ z से, जो सिर्फ और सिर्फ x होता है। दूसरा पॉइंट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को ऐसे लिखता है वो सिर्फ y होगा, आई वाई नहीं होगा, याद रखना, आई वाई नहीं होगा, सिर्फ y होता है। आई का मल्टीपल इमेजिनरी पार्ट होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ही लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। x और y दो के दोनों रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा, फिर एक इसका फॉर्म है, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं वो भी लिखें, याद करें भाई। एक बार कम से कम पूरा आज रिवीजन कर दूंगा, कल से जो मेन टॉपिक होगा शुरू हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका और है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जानते हो, मतलब x कॉमा y के फॉर्म में लिखना। ये आपको रिलेशन में टर्म सिखाया गया होगा, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी मैंने सिखाया होगा। अच्छा, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो ये तो इसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म इसी को क्या करता है, x कॉमा वाई लिख देता है, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बोलते हैं। या ऐसे भी लिख सकता है कि रियल x एक्चुअली में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। शायद आप समझ गए होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर है ये पॉइंट इंडिकेट करता है, पॉइंट। इसी को हम लोग एफिक्स भी बोलते हैं। क्या, एफिक्स ऑफ z। चलो इसको नोट कर लो।
जैसे अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू 7 - 8i, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगा 7, -8, या किसी का ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ये है तो जनरल फॉर्म ये होगा, और जनरल फॉर्म ये तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ये होगा। जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, उसी पॉइंट को ये लोग एफिक्स ऑफ जेड बी बोलते हैं। चलिए इतना समझ गए हो। नेक्स्ट, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सब लोग लिखते रहो भाई अगर सीखना चाहते हो तो। ये मीनल आई हो कि नहीं आई बेटा? नहीं आई लगता, ये भी कम दुष्ट थोड़ी है इस समय, खूब मक्कारी कर रही है। करने दे फिर भाई। आज अंकिता आई, नैनेश्वरी भी आई है। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है, जनरल फॉर्म है। इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। ठीक, जनरल फॉर्म, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ये पॉइंट को इंडिकेट करता है। क्या करता है ध्यान देना। कोऑर्डिनेट एक्सिस x, x डैश, y, y डैश, ये ओरिजिन। वैसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये इसको बोलता है रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को बोलता है इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, जैसे कोई पॉइंट होगा x, y, उसको ये लिख देगा पॉइंट 2, 3, 9, 8, 5, 15 जो होगा वो लिख देगा x, y, ये पॉइंट होंगे। इसी को एफिक्स ऑफ z बोलता है। फिर क्या करता है, उसको ओरिजिन से मिला देता है, ओपी। और ओपी को ही बोलता है, ये z को रिप्रेजेंट करती है। जो ओपी है यही z को रिप्रेजेंट करती है, x प्लस आई वाई। ये एरो लाइक वेक्टर की तरह, समझ में आया क्या? जो ओपी है हमारा, यही z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करता है, एक्स प्लस। अच्छा, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग, जो हम वैसे तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, लेकिन ये बोलता है आर्गन, आर्गन प्लेन, ARGAND, आर्गन प्लेन बोलता है। अच्छा, इतनी बात समझ गए? ओके, तो और कुछ, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक। ओके, एक होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z, पता ही होगा फिर भी बता देता हूं। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, देन इसके कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, और i की जगह पर -i लिख देते हैं। इतना निकालने का तरीका है, आपको पता होगा। तो जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली ऐसे दिखाया, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई, ये इसका कॉन्जुगेट। z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। अच्छा, इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म x, -y हो जाएगा। x, -y यहां कहीं होगा, जानते ही। फिर उसको उसने ओरिजिन से मिला दिया,
तो ये जेड बार को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये अगर जेड है तो ये जेड बार है। ओके, इसी तरीके से माइनस जेड और माइनस जेड बार को भी लिख सकते हैं। कॉन्जुगेट आप जानते ही होंगे। कॉन्जुगेट निकालने का एक ही तरीका, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आई की जगह पर माइनस आई लिख देना, इतना सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे टर्म यूज होते हैं मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, बात एक की। तो अगला टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, या इसी को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक, देख लेना स्पेलिंग क्या है। अच्छा, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म x कॉमा वाई है, तो जो भी इसका मॉड्यूलस होता है उसको ये लोग डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ z को, जैसे डिनोट करना चाहिए। और ये होता क्या है, o और p के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे इसको हमने ग्राफिकली दिखाया, ध्यान देना भाई। दोबारा भाई नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना, फिर 11th वालों के साथ पढ़ना पड़ेगा। जिसको भी लगे अभी पूछ सकते हो, इसे ऑलरेडी सबको आता होगा, तुम लोग तो आता ही होगा। एक्स कॉमा वाई, ओ मतलब ओरिजिन जानते ही हो, ये ओरिजिन, ये हमारी जेड। तो आर्ग्यूमेंट निकालूंगा, सॉरी मॉड्यूलस निकालूंगा, तो डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ओरिजिन और पी के बीच की डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस फार्मूला तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड्यूलस ऑफ z को हम लोग x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, उसका स्क्वायर। y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, उसका स्क्वायर। तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मॉड्यूलस हो गया है। मॉड्यूलस से पहले थोड़ा देर और खेल कर दूं, तो इतना ही होता है। अगर अच्छा बताओ कि मॉड ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा। मॉड ऑफ जेड बार का मतलब x माइनस आई वाई का मॉड्यूलस। हाँ, तो वो भी एक्स स्क्वायर, रियल इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस वाई, उसका स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर। तो ये भी हमारे काम आएगा। इवन अगर मैं माइनस जेड का मैग्नीट्यूड निकालूं, माइनस जेड, जेड अगर एक्स प्लस वाई वाई है तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस, सॉरी हाँ बराबर है, माइनस आई वाई हो जाएगा। रियल पार्ट माइनस एक्स, इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई, स्क्वायर करूंगा तब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। या मैं मॉड, सॉरी माइनस ऑफ जेड बार का मॉड्यूलस निकालूं, तो माइनस ऑफ जेड बार क्या हो गया, एक्स माइनस आई वाई, इसका माइनस तो हो गया माइनस एक्स प्लस आई वाई, इसका मैग्नीट्यूड तब भी वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। जिसको नोट करना है नोट जरूर करते रहना भाई, है तुम्हारे काम ही आएगा। तो यहां से हमको पता चला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस या माइनस जेड का मॉड्यूलस या जेड बार का मॉड्यूलस या जेड बार के निगेटिव का मॉड्यूलस सब के सब बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये ब्रेक कर रहा है। क्या हो रहा है बेटा, आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा भाई अजीत अब आ रही बेटा।
हेलो हाँ यार, ये जियो से क्यों चल रहा है, त्रिपाठी हाँ प्रिंसेस से क्यों नहीं चल रहा? चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे लगता है हमारा नेट नहीं आ रहा है, तो जियो जो वाईफाई उससे चला रहा हूँ। नेट आता है तो वो तो 15 MB आता है, उसकी तो साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, कल भी ऐसा हुआ था। चलो क्या बताएं यार अब। वो स्क्रीन पे भी लैग हो रहा है। हैं? मतलब आप बोलते वक्त लिख रहे हैं पर वो दिख बाद में रहा है ये तो यार लिखा हुआ। गलत हो रहा है भाई, जबकि मुझे तो साफ साफ, मैं तो तुरंत देखता हूँ, तुरंत देखो 2 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, तुरंत लिखता है। स्पीड तो बहुत हाई है इसकी। चलो अच्छा, इतना तो करो, सब बेसिक ही चल रहा है अभी, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। अच्छा, और देखें भाई, सीखते रहे। हाँ। 1 मिनट वेट करो जरा भाई, मैं इसको ठीक कर दे। अरे प्रभु। अच्छा देखें, ये सारी बातें आपको पता है ऑलरेडी। अच्छा, और करते रहे ना भाई, हैं बहुत, यही छोटी छोटी चीजों मिलकर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैंडल करेंगे इन्हीं छोटी छोटी चीजों से। अच्छा, अब थोड़ा कुछ ठीक हुआ कि नहीं भाई? हेलो, हाँ बहुत ठीक है। ठीक हो गया ना? हो गया। एक्चुअली में एक ही डोंगल है और 12वीं क्लास चले तो उसको मैंने इस दोनों बीच में रखा है, और रखा था उस साइड। चलिए देखते हैं। तो अगर z इक्वल टू, एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, x प्लस आई वाई लिखा है, तो ऑब्वियस है z बार कितना होगा, x माइनस आई वाई। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, z इंटू जेड बार, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ऑब्वियस है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह माइनस आई, मतलब b की जगह आई वाई। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमने कई जगह आते देखा है, अभी मॉड्यूलस में आता है ये, लेकिन रूट आता है। तो अगर क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो फिर ये बराबर है, यानी कि z इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ z के स्क्वायर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन तुम्हारे लगभग 80 से 90% क्वेश्चन में लगेगा जेई के। अच्छा, तो मॉड्यूलस समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, आयोटा का क्या रोल होगा, कैसे क्वेश्चन करेगा, आर्गन प्लेन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मॉड्यूलस। चलिए इतना पता है। अब बात करता हूं आर्गुमेंट की, है मॉड्यूलस की बात तो हो गई, या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो फिर इसके आर्गुमेंट को हम लोग डिनोट तो ऐसे करेंगे,
ARG ऑफ Z या AMP ऑफ Z से डिनोट करता है। ठीक, तो मैं ARG ऑफ Z से ही लिखूंगा। कभी कभी जेई वाला AMP भी लिख देता है, एम्पलीट्यूड मतलब सेम होता है। अच्छा, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होता है वो एक्चुअली या तो वो थीटा होगा या तो थीटा डैश होगा। याद रखना भाई, या तो थीटा होगा या तो फिर थीटा डैश होगा। अच्छा, जहां पर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन ऑफ ओपी। जो हमने ओपी लाइन बनाई थी ना, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, एंड जो थीटा डैश है, समझी गए होगे, वो क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन। अच्छा, थीटा होगा या थीटा डैश होगा, इवन जो दोनों में न्यूमेरिकली स्मॉल होगा, न्यूमेरिकली स्मॉल जो होगा वही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा। ओपी लाइन पता ही है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा वो एक्स कॉमा वाई होगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन ओपी बनेगी जैसा आपने देखा था ग्राफ में भी। अच्छा, तो थीटा होगा या फिर थीटा डैश होगा। चलो इसमें 10 मिनट देना पड़ेगा, देखते हैं। एक साथ बता देता हूं भाई। समझ, आर्गुमेंट का खेल थोड़ा अजीब होगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगी तो उसका मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म फाइंड आउट कर लूंगा। ये क्लास 11 का टॉपिक है, फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि जब बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होगी तभी हम कर पाएंगे क्वेश्चन, याद रखना। आंचल भी नहीं आई, प्रज्ञेश भी नहीं आया, प्रज्ञेश भी नहीं आई, और नहीं आई, नहीं आया। क्या ये लोग कहीं अपना जाके पढ़ने लगे क्या, कोचिंग में कुछ लोग यार? क्यों भाई, क्या नाम तुम्हारा? अनुराग? क्या सर? कुछ लोग जाने लगे क्या क्लास में, क्लासेस में? नहीं, नहीं सर, अभी बेंगलोर का शुरू होने वाला था पर अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट। नहीं, अपने यहाँ जो ये पड़ोसी है अपना, क्या नाम इसका, कुणाल? यही, हाँ यही लगता है जाने लगा हमको। क्या पता, पर्सनल जाने, ट्यूटर होगा, हाँ? पर्सनल होगा तो घर पे जाता होगा। नहीं घर पे नहीं, वहीं जाता होगा ना, किसके यहाँ नहीं सर, जहाँ। वो ऑनलाइन सिखाते हैं, कुणाल का स्टार्ट हो गया है वो। मतलब वो दूसरे इसमें जाता है, हैं? कुणाल दूसरे इसमें जाता है सर, किसमें? आचार्य में जाता है। जाता है ना वहाँ।
हाँ मतलब जाने वो लग जाना है कि नहीं पता नहीं, वो ऑनलाइन स्टार्ट है, ऑनलाइन देखता है। चलो अच्छी बात। नहीं मैं क्या कह रहा था कि ये लगता है बैग टांग तो कहीं जाता है अपना, कहीं कहीं पता करना क्या चालू कर दिया क्या। वैसे अब कोरोना इतना फैटल रहा नहीं, क्यों भाई? इसने तो एक्सपीरियंस किया। प्रथमेश, हाँ। क्या लगा जब तुम्हारे पिताजी थोड़े कोरोना चपेट में आ गए थे? क्या लगा, क्या पहले नुकसानदेह है, हाँ? अब पहले 2 दिन ही ज्यादा, फिर नहीं हुआ कुछ। नहीं पहले 2 दिन उनको क्या दिक्कत लगी? वो सिर्फ उनका आंग दुख रहा था सिर्फ। हाँ हाथ पैर दुख रहे होंगे, हैं? हाँ उतना ही। वो कुछ वो खांसी अब वगैरह, वो नहीं कुछ वो नहीं। नहीं था हाँ वो। चलो, कल एक सर्वे आया है दिल्ली में, तो बोलते हैं कि कोरोना अब एक नॉर्मल फीवर में कन्वर्ट हो गया है। मतलब फीवर भी नहीं आएगा, लेकिन डरने की बात तो है ही है भाई। चलो और देखो 15-20 दिन है, तब तक चीजें ठीक ही हो जाएंगी। तो देखें भाई, ये अगर Z हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, Z इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा कि X भी पॉजिटिव होगा, Y भी पॉजिटिव होगा? तो बोला एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन थीटा है, क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन थीटा डैश है। तो कौन छोटा है? थीटा छोटा है, तो थीटा ही यहां पर आर्गुमेंट हो जाएगा। ध्यान देना बच्चे। तो इस थीटा को हम निकालेंगे कैसे, वो भी आप देख लें, वो भी आप देख लें। वैसे तो मैंने 11th में पढ़ाया होगा सभी को। प्रज्ञेश बहुत मक्कार है कसम से यार। कल से तुम्हारा इसमें धमाका शुरू हो जाएगा। आज देखते हैं, खत्म हो जाएगा पूरा, आज बेसिक खत्म ही कर दूंगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये थीटा पता करना है, थीटा डैश नहीं निकालना है। अच्छा, तो जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो ऑब्वियस ये हाइट y होगी, ये x होगी। इस थीटा पे क्वेश्चन मार्क है। तो इस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इस तो tan थीटा फार्मूला, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में कौन रिलेशन देता है? tan थीटा। ये एंगल पता करना है, तो y/x, थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे। यही हमारा आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, थीटा। सेकंड में देखें तो ये एंगल निकालना है, बोला था ना एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये एंगल निकालना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पता चलेगा? एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा तो निकाल नहीं सकते, तो हम ये θ1 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हाइट y होगी, ये डिस्टेंस x होगी। लेकिन हमें निकालना थीटा है। जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो अभी भी थीटा ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन वाला लिया जाएगा। अच्छा, तो θ1 कैसे निकालें? तो फिर ऑब्वियस से θ1 तो निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। tan θ1 की वैल्यू y/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका हम लोग मॉड्यूलस लेंगे, क्योंकि θ1 हमारा 0 एंड 90 के बिटवीन दिख रहा है। यहां से θ1 की वैल्यू निकाल लेंगे, है? और ग्राफिकली देखो तो थीटा प्लस θ1 180 है। ग्राफिकली क्या दिख रहा है? थीटा प्लस θ1 हमारा पाई के इक्वल है। तो θ1 तो यहां से निकाल लेंगे, तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस, तो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पाई माइनस θ1। θ1 में ऐसे निकालेंगे। चलो देखो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इस बार जो क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन होगा, कौन सा? क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन, ये थीटा डैश पता करना है। अच्छा, तो ये θ1 तो हम निकाल सकते हैं, ये हाइट y, ये लेंथ x, तो tan θ1 तो यहां भी लगा देंगे। y/x आएगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन मैं मॉड डाले देता हूं,
क्योंकि मॉड में हर जगह डालूंगा, क्योंकि थीटा वन ग्राफिकली हमें 0 एंड 90 के बिटवीन ही दिख रहा है, तो वो निगेटिव नहीं हो सकता। थीटा वन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, लेकिन थीटा डैश तो हमारा निगेटिव आएगा। थीटा डैश क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो अनुराग बताओ थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी इस बार? अनुराग बोल भाई। प्रथमेश तुम बताओ बेटा। प्रथमेश बोलो भैया। जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा थीटा डैश होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन थीटा डैश की वैल्यू थीटा वन में क्या रिलेशन होगा? थीटा वन तो आप ऐसे निकाल लोगे, चलो मान लिया। चलिए सीखे, मैं आसानी से बताता हूं। जरा आप इस जब थर्ड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है, आप एक काम करो, जरा इसको फ्लिप कर दो, जो थर्ड क्वाड्रेंट इसको 180 फ्लिप कर दो। 180 का मतलब इसको पकड़ के ऊपर ऐसे पलट दो, ऐसे पलट देंगे, ध्यान देना, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं थर्ड वाले केस को 180 डिग्री फ्लिप कर देता हूं, पटक यहां से उठा के पूरा ऐसे रख देता हूं, ये वाला पोर्शन यहां से उठा के ऊपर ले गया तो पूरा फ्लिप हो गया। तो गौर से देखो ये सेकंड वाले केस में रिड्यूस हो गया कि नहीं? तो वहां पर तो मैं पाई माइनस थीटा वन निकालता था, थीटा वन तो वैसे ही निकाला, लेकिन अब भाई इंक्लाइनेशन लेना होगा क्लॉकवाइज, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। अच्छा, तो आएगा तो हमारा पाई माइनस थीटा वन ही, लेकिन वो निगेटिव हो जाएगा ड्यू टू क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन। बात समझ में आई क्या प्रथमेश तुमको? हाँ सर। तुमको पता था कि नहीं पता थे? हाँ पता। अच्छा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे, यानी कितना? माइनस पाई प्लस थीटा वन। अच्छा, सेकंड का यूज किया गया भाई, इसको अगर मैं 180 फ्लिप कर दूं तो सेकंड और थर्ड एक ही जैसे हो जाएंगे। वहां थीटा, यहां थीटा डैश है, थीटा तो मैं पाई माइनस थीटा वन साफ साफ दिख रहा है, लेकिन क्या यहां पर भी, यहां पर तो माइनस कर देंगे क्योंकि क्लॉकवाइज है तो माइनस लिख दिया, बस हो गया। माइनस पाई प्लस थीटा वन, थीटा वन की वैल्यू यहां से निकालोगे। चलिए, अगर फोर्थ में होगा, अगर इन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये थीटा लेना है, ये थीटा डैश होगा, क्योंकि न्यूमेरिकली तो यही कम होगा ना भाई। जब एंटी क्लॉकवाइज वाला लूंगा तो थीटा हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा न्यूमेरिकली, थीटा डैश कम होगा न्यूमेरिकली, तो जो दोनों में से कम होगा वही हमारा आर्गुमेंट होता है। तो थीटा डैश कैसे निकालें? तो फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी मैं थीटा, इसको थीटा वन बोल दूंगा पहले, टेन थीटा वन वाई अपॉन एक्स निकालूंगा। टेन थीटा वन में वाई अपॉन एक्स निकालूंगा, मॉड लूंगा, लेकिन क्या आंसर थीटा वन होगा? नहीं, ये तो क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन है, तो आर्गुमेंट ऑफ जो जेड होगा वो होगा थीटा डैश, जो एक्चुअली में किसके बराबर होगा? जो एक्चुअली में माइनस थीटा वन के बराबर होगा। थीटा वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेन थीटा वन इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ध्यान दे प्लीज। अच्छा, इसको भी थीटा वन बोले देते हैं जब सबको थीटा वन यूज कर रहा हूं। इसका आर्गुमेंट कितना होगा? वो भी थीटा वन होगा। थीटा वन की वैल्यू कैसे निकालूंगा? वाई अपॉन एक्स की, यहां भी मॉड डाल दो। तो ध्यान देना बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फिर थीटा वन या थीटा वन बोलते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा वन,
थर्ड में होगा तो माइनस पाई प्लस थीटा वन, फोर्थ में होगा तो माइनस थीटा वन। और गौर से देखना, थीटा वन की वैल्यू मैं एक ही तरीके से निकाल रहा हूं चार के चारों केसेस में। तो ये आप याद रखेंगे, या शायद आपने बना लिया हो, टाइम तुम्हारा ये खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, तो डायरेक्ट लिख दें कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा वन, या थीटा ही बोल दो। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा पाई माइनस थीटा वन। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा वन। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा माइनस थीटा वन। इधर देखो, पहले दो में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। समझ गए होगे? लिख लेना, वेयर थीटा वन ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन tan ऑफ थीटा वन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y बाई x। ऐसे हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। अच्छा जल्दी करो भाई। और आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कई कई क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट पे ही डिपेंड करा देता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड कराता है। तो इसके बारे में हमें प्रॉपर फील होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिए। किस क्वाड्रेंट में है, क्यों होगा, आर्गुमेंट होता क्या है, वो सिर्फ थीटा या थीटा डैश हो सकता है। और कंडीशन डाल दी, जो दोनों में से न्यूमेरिकली स्मॉल होगा वही आर्गुमेंट ऑफ जेड एडमिट किया जाएगा। थीटा एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन है, थीटा डैश क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस की। हाँ ध्यान देना भाई। तो ये सारी चीजें चल रही, तो मैंने सबको एक ही तरह से लिख दिया। पहले में होगा तो थीटा वन, पहले में कैसे पता चलेगा, जब एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी, मतलब रियल पार्ट भी पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में कैसा, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सब जानते हो। थर्ड में कैसे, दोनों निगेटिव। फोर्थ में कैसे, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्गुमेंट चेंज होगा। चलिए समझ गए होगे, क्वेश्चन सब एक साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला इसका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ही एप्लीकेशन है। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को जनरल फॉर्म बोलते हैं। x कॉमा वाई इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो गया। अच्छा, इसी तरीके से एक इसका पोलर फॉर्म होता है। क्या होता है, कहां से आया, क्या मैथ्स में एप्लीकेशन है, सब बताता हूं। जैसे ये लाइन ओपी, एक्स कॉमा वाई, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ी मैथ्स लगा रहा है वो, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओ से पी तक की लेंथ को हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, इस थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मतलब वो एक्स और वाई की वैल्यू हटाना चाहता है, जेड और थीटा के फॉर्म में पता करना चाहता है। जो जनरल फॉर्म है, यहां से हमें एक्स वाई को हटा के इसका मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो गिवन ही होगी, तो मॉड्यूलस तो पता चल जाएगा, आर्ग्यूमेंट पता चल जाएगा। ध्यान देना। तो एक्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, एक्स और एक्स, ये थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये 90 बना तो हाइपोटेनियस हो गई, जो बचा वो बेस। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक बार मैंने कॉस थीटा लगाया,
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑब्वियस है एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा। एक बार 11th में पढ़ा चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। एक बार यहां पे मैंने साइन थीटा अप्लाई किया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से y की वैल्यू निकाली मॉड ऑफ z इंटू साइन थीटा। कुछ नहीं किया, x और y की वैल्यू यहां पटक दिया, x की वैल्यू मॉड ऑफ z, दोनों से मॉड z कॉमन ले लिया, x और y की वैल्यू यहां डाल रहा है, दोनों में मॉड ऑफ z है, कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी को ये लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। और देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही अभी तक हम यहां तक पहुंच पाए, वहीं से हमें मॉड्यूलस समझ में आया, वहीं से आर्गुमेंट समझ में आया, वहीं से पोलर फॉर्म समझ में आया। तो ध्यान देना भाई है। अच्छा, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड्यूलस तो मॉड्यूलस है ही है, जहां पे थीटा हमारा आर्गुमेंट है, और आर्गुमेंट हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा, हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा आर्गुमेंट। अच्छा, इसकी हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, पोलर फॉर्म की, पोलर फॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी बेटा, याद रखना भाई। इसी पे हमारी बेस है डिमैवर थ्योरम, डिमैवर्स थ्योरम, इसी पे बेस है यूलर्स थ्योरम, उस पे खूब क्वेश्चन करता है जेई वाला। तो चलिए इस पे जरा एक दो क्वेश्चन हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सीखो, सब लोग फाइंड आउट करें पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। पोलर फॉर्म पता होने के लिए इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो मॉड्यूलस तो आसान है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर करूंगा 9 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 करूंगा, तो मॉड ऑफ z 12 आ गया। 12 को हम लोग 2 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, 4 3 12, मॉड्यूलस तो पता चल गया। आर्ग्यूमेंट तो सबसे पहला पता करें कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में, तो -3 अंडर रूट 3, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, सॉरी x निगेटिव y पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट हमारा होता है वो एक्चुअली में पाई माइनस थीटा 1 होता है। थीटा 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan थीटा 1 इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x, y का मतलब अंडर रूट 3, x का मतलब -3, तो tan थीटा 1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 3, किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, 30 का मतलब π/6, सबको जानते हो। अच्छा, तो लेकिन ये हमारा आर्गुमेंट थोड़ी है, आर्गुमेंट तो हमारा पाई माइनस थीटा 1 होता है, बता ही चुका हूं। तो जो थीटा आया, जो आर्गुमेंट, जो थीटा पोलर फॉर्म में यूज करते हैं, मॉड तो पता चल गया, वो पता करना है जो उसका आर्गुमेंट होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए पाई माइनस थीटा 1 होता है। थीटा 1 की वैल्यू उसी से निकालेंगे, हर चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, थीटा 1 निकालने की एक ही टेक्निक है, tan थीटा 1 इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x, x और y की वैल्यू डालो, थीटा 1 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के वहां पुट अप कर दो, हो गया। तो ऑब्वियस है ये 5π/6 आ गया, गेम खत्म हो गया। तो अगर ये जनरल फॉर्म है, तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा। ध्यान देना बच्चे, मॉड ऑफ z का मतलब कितना हो चुका है, 2 अंडर रूट 3 इन द ब्रैकेट,
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 5π/6 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 5π/6। अंकिता बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। बस यही इसका पोलर फॉर्म है। अब बोलोगे मैंने क्यों बताया, तो अभी बता देता हूं, पहले नोट तो करो। सुनो बच्चे, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में ऐसा कर देगा कि बोलेगा -3 + √3i⁻9 की वैल्यू पता करो। ये 9 थोड़ा डिफिकल्ट, 9 तो मान लो सब लोग समझ जाओगे क्या करना है, चलो 9 लिख दिया। या मान लो यहां पर उसने दिल किया, उसने रेस 9 ही रहने दो। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार क्या करें यार, क्यूब करें, फिर क्यूब करें, फिर क्यूब करें, फिर तीनों का मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे तुम्हारा टाइम खराब होगा। जहां आप इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूं, जैसे इसको लिखूंगा तो इसकी पावर 9 तो बाहर आ जाएगा और यहां से डिमैयर थ्योरम लग जाएगी, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। कॉस और साइन की चाहे जितनी हायर पावर हो, उनकी वैल्यू हमको निकालना आता है अनुराग की नहीं? हाँ सर। हाँ, कॉस थीटा चाहे जितना बड़ा हो, तो भी बताऊंगा, जल्दी करो। तो ये पोलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज्यादा, और वो डिपेंड किस पे होती है? मॉड्यूलस पे और आर्ग्यूमेंट पे। पोलर फॉर्म मॉड ऑफ z इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मॉड्यूलस तो आसान है, आर्ग्यूमेंट वेरी करता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। कभी कभी क्या अक्सर दिमाग लगाएगा वो, जब भी वो दिमाग लगाएगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत बड़ी बड़ी, कभी कभी तो 225 पावर करता है, 10वीं बार क्वेश्चन किया है, तो हम यही टेक्निक लगाएंगे, 225 पावर कर देगा। अब हमें समझ में नहीं आएगा कि इसकी 225 को कैसे हैंडल किया जाए यार, तो वहां हमें उसका पोलर फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे की कहानी में बताऊंगा आपको। जल्दी करो फटाफट। अच्छा, हो गया होगा शायद। अगला यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे प्रभु, देखें बच्चे, बहुत बेहतरीन है इनका काम, लेकिन बहुत आसान है। बस हमें देखना पड़ेगा कि e की पावर x का एक्सपेंशन हमें आता ही है। इसने इसको e की पावर ix लिख दिया। e की पावर x का एक्सपेंशन आता है कि नहीं? e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x, x का मतलब ix अपॉन 1 फैक्टोरियल, जल्दी करो बच्चे मेरे साथ साथ, प्लस x² मतलब i² x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁻⁴ by 4 फैक्टोरियल प्लस और लिखूं, चल इतने से काम चलाओ अप टू इनफाइनाइट तक। जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है वो इसमें दो मैथमेटिशियन थे, मैक्लेरन और टेलर्स। तो थोड़ा उतनी बात तुम भूल जाओ, उतनी दूर कौन जाए, फालतू की बात है। अच्छा, तो जो e की पावर ix से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखियो, उसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना भाई, जनरल फॉर्म में मतलब रियल पार्ट अलग दिखना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग दिखना चाहिए। याद रखना भाई, जरा ध्यान देना। i² की वैल्यू तो -1 हो जाएगी, i की पावर 4 की वैल्यू तो +1 हो जाएगी। तो ये सब रियल पार्ट का मतलब जो i से इंडिपेंडेंट हो। i³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -i। ध्यान देना,
आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस आई। तो आई से इंडिपेंडेंट वाले टर्म को अलग करो तो 1 आ गया, माइनस ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस प्लस, ऐसे ही होते होते इनफाइनाइट तक जाएगा। इमेजिनरी पार्ट से आई कॉमन ले लो तो मिल जाएगा एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो एक्स लिख दो, फिर यहां मिलेगा तो वो निगेटिव मिलेगा, माइनस का x³ फैक्टोरियल प्लस यहां से x की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसी को हम लोग cos x का एक्सपेंशन बोलते हैं, जानते ही होंगे। cos x का एक्सपेंशन 1 - x² 2 फैक्टोरियल पता होगा, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल पता होगा, प्लस i टाइम्स ये sin x का एक्सपेंशन होता है तो sin x। मैथमेटिशियन यूलर्स ने क्या देखा कि जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है e की पावर x 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट तक, इसमें अगर मैं x की जगह ix लिखता हूं और उसको मैं रियल पार्ट इकट्ठा करता हूं, इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करता हूं, तो जो रियल पार्ट आता है वो cos x का एक्सपेंशन लिखा होता है और जो इमेजिनरी पार्ट i का मल्टीपल होता है वो sin x का एक्सपेंशन लिखा होता है। तो उन्होंने जैसा देखा वैसे लिख दिया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंद कर भाई, किसी का माइक चालू है। अच्छा, इतना ही गेम है। यूलर्स ने सिर्फ इतना ही कॉम्प्लेक्स नंबर में काम किया और बहुत बड़ा काम माना जाता है, बहुत बड़ा काम है। इससे हमारी सारे ट्रिगो के फार्मूले प्रूव हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना, cos ऑफ a + b का फार्मूला, sin ऑफ a + b का फार्मूला, सब इसी की देन है। ये हमने पढ़ा है कि sin 90 + थीटा cos थीटा आता है, cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा आता है, sin 180 + थीटा माइनस sin थीटा आता है। सब इसी की देन है, यूलर्स की। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था और उसने कोई बहुत ज्यादा मैथ्स भी नहीं लगाई, जो उसको दिखा वो आपके सामने है, लेकिन इसका बहुत रिच एप्लीकेशन है। देखते रहें। हटाता हूं पेज को, कर लिया होगा शायद। तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा कि जनरली तो ऐसे दिखती है, इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, इसका पोलर फॉर्म mod ऑफ z इन द ब्रैकेट cos थीटा + i sin थीटा लिख सकते हैं। या अभी यूलर्स के अकॉर्डिंग देखो, यूलर्स ने बताया कि cos थीटा + i sin थीटा को आप e की पावर i थीटा लिख सकते हो, तो लिख दो। इतने तो रूप हैं इसके, क्यों भाई? दशहरा आने वाला है, क्यों? ये रावण की तरह बिहेव करता है भाई, और है इमेजिनरी, काल्पनिक। सब लोग लिखो, सब लोग। ये जनरल फॉर्म है, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, और ये यूलर्स फॉर्म है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगी, जब बहुत अच्छी मैथ्स लगाने को बोलेगा, ठीक है कि नहीं, बहुत हाई पावर की जाएगी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की, सिर्फ आई की नहीं, आयोटा की हाई पावर करेगा तो हैंडल कर लोगे, बता चुका हूं। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत हाई पावर करेगा, तो या तो मैं इसका सहारा लूंगा या तो इसका सहारा लूंगा, दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं। अच्छा, जल्दी करो फिर और सिखाएं भाई। यहीं से एक मैथमेटिशियन थे डिमैर्स, स्पेलिंग गलत हो सकती,
डिमार्स थ्योरम। ध्यान देना क्या नाम था। इन्होंने इसको और यूज किया। कैसे? देखिए कैसे। यूलर्स को इन्हीं के थ्योरम से नाम से जानी जाती। इसमें बहुत मैथमेटिशियन ने काम किया है, न्यूटन ने, यूलर्स ने, डिमावर्स ने। समझ रहे हो कि नहीं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत मैथमेटिशियन ने काम किया है भाई। हाँ, क्योंकि इसके इतने रूप हैं। तो डिमावर्स ने क्या बोला कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जैसे अगर हमारे पास कहीं पे लिखा है कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 रेस पावर 24, कभी क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इसको बोलता है आप फर्जी में रेस पावर 24 बाइनोमियल थ्योरम मत लगाओ, बाइनोमियल थ्योरम मत लगाओ, ये मेरा रूल लगा देना। क्या? कि जब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखाओ, थीटा सेम हो, पहले कॉस हो फिर आई के साथ साइन हो, रेस पावर चाहे जितनी हो, आप n का थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। 24 इंटू पाई बाई 6 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 24 इंटू पाई बाई 6, तो 6 चौको 24, 6 4 जा 14। अब कॉस 4 पाई, तो 4 पाई प्लस 0 लिख दिया, क्योंकि पता ही है आई टाइम साइन 4 पाई, 4 पाई प्लस 0 लिख दिया। सभी लोग जानते हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा TF ऑफ थीटा ही आता है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया कॉस ऑफ 0 में, प्लस ये कन्वर्ट हो गया आई साइन ऑफ 0 में। कॉस 0 की वैल्यू 1, आंसर 1 आएगा। ना मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाई, बोलना ना मैंने स्क्वायर किया, डिमावर्स की बात को एक्सटेंड कर दिया। तो हमारी बहुत हेल्प की इन लोगों ने मैथ्स में। चलिए देखते हैं भाई, चले देखते हैं गलत है कि सही है। हेल्प तो कर रहा है। साइन 0 0 हो गया, अब कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसलिए आंसर 1। अगर हमसे यही क्वेश्चन कर देता, सुन भाई, कॉस पाई बाई 6 का मतलब कॉस 30, अनुराग कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3। अगर हमसे क्वेश्चन कर देता कि रूट 3 प्लस आई अपॉन 2 रेस पावर 24, इसको सॉल्व करो, तो मर जाते। क्यों भाई? जैसे ही हमने इसको पोलर फॉर्म में रिड्यूस किया, डिमार्स थ्योरम लगाई, खटैक से आंसर आ गया। इसका आंसर नहीं। तो ध्यान दें भाई, जरा और 2 मिनट देता हूं। अब थोड़ा जो कॉपी से पढ़ाया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उतना और एक बार पढ़ लेना, 1 घंटे का टाइम निकाल के, थ्योरी जो पढ़ाई थी, ताकि तुम्हारे पूरा दिमाग में आ जाए। देखते हैं। तो पहले यूलर्स की बात को देखते हैं, सॉरी डिमावर्स की। इतना पिछली बार पढ़ाया था क्या भाई मैंने? क्यों अनुराग? पढ़ाया होगा भाई, ऐसी बात नहीं। नहीं सर, आपने कॉम्प्लेक्स नहीं सिखाया था। क्या बात करते हो भाई? चंदन सर ने सिखाया था। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, इधर देखो। तो गलत है कि सही है? अभी किए देता हूं। इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा प्लस आई, यूलर्स के अकॉर्डिंग, तो मैं e की पावर आई थीटा लिख सकता हूं, लिख सकते हो। रेस पावर n, नॉर्मल मैथ्स लगाऊंगा तो e की पावर आई टाइम्स n थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? अब e की पावर आई एक्स की वैल्यू क्या होती? कॉस x प्लस आई साइन x। देख लो ना भाई, तो अपने आप प्रूव हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई?
cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा में रिड्यूस हो चुका है। नोट करो। लेकिन लगेगा तभी जब यहां प्लस हो, आई टाइम साइन थीटा, और कुछ लोग माइनस का भी बताएंगे, इधर भी माइनस डालेंगे। सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी उतनी मैथ्स आपको आती है। कहां माइनस होगा तो कैसे मैनेज करना है, इतना हमारे लिए सफिशियंट। मैंने पढ़ाई नहीं थी क्या यार बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर? नहीं सर। ऐसा कैसे हो गया यार? हैं? नहीं पढ़ाई थी सर, कॉम्प्लेक्स भी नहीं पढ़ाई, बायनोमियल भी नहीं पढ़ाई। अच्छा ठीक है। भैया तुम ना ही बोलो यार, गिटार बजा रहे हो। सुनो, कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आज जो पढ़ाया गया वो पूरा समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या आया होती है, कैसा रूल होता है, क्या गेम होता है, कैसे कैसे फंसाता है। मुझे पता था, मैंने पढ़ाया था यार, गलती हो गई मुझसे, तो थोड़ा स्लो हो जाता, लेकिन समझ में आना चाहिए भाई। आया ना? आया सर। हाँ तो चलो, चलो फिर क्लास ओवर, कल मिलते हैं। तो जो चंदन सर ने पढ़ाया उसको एक बार पढ़ के आना भाई, कॉपी पूरी। कोई बात नहीं, कोई भी पढ़ाए, जल्दी करो। क्लास ओवर, क्विट।